जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी हमारा 105 का। अच्छा जी, मैं बात करने लगा था कि पेज 943 पे तशरीफ़ लाएँ। पास से पर आखिरी जो है आपको होमवर्क दिया था, उसमें मैं ज़रा एक दो एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लूँ, ज़रा मेरी तसल्ली हो जाए। सवाल में और जान कोई नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट्स हैं इसमें। ये मैनू लब गया सवाल तो या ये दरवाज़ा बार बार खोले जाते हैं यार, कुंडी लगाओ इनकी यार। अभी रुक जाओ यार, अभी डरा के फिर बाद में। जी बेटा 943 पर इस सवाल में मैंने आपको वैसे ये समझा दिया हुआ है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखी थी, चलो ये देख लेते हैं। और दूसरा ये एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाली करनी है। बाकी इस सवाल में मुझे कोई जान नज़र नहीं आई है, और अगर मसला हो तो फिर अगेन जूम मीटिंग अवेलेबल है, होगा नहीं इंशाल्लाह मसला, अल्लाह ने चाहा तो। ये दो चीज़ें जो है अच्छी थी, इम्पॉर्टेंट थी। एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 21। हम इस वक्त मौजूद हैं 31 दिसंबर 22 पे, ठीक है, यानी कि पिछले साल के पहले दिन। व्हेन अ फाउंडिंग मेंबर सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड टू ASC, अच्छा बेच दिया था, डोनेट नहीं किया, बेचा है, हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 लाख फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्पोर्ट्स। अच्छा 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 अच्छा, फॉर 10 लाख, 40 लाख वाला लैंड कितने में दे दिया उसने? तो गवर्नमेंट ग्रांट जैसा ही है, एसिड दे दे गवर्नमेंट, उसको नॉमिनल वैल्यू पे किया है या कुछ पे किया है और फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं और बाकी की डेफर्ड ग्रांट बनाते हैं। बस मसला ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO है, इसने वो गुंजाइश नहीं दी हुई कि जनाब ये जब इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी तो वो डेफिसिट होगी, तो नहीं। ये कहता है कि जब लैंड के लिए कोई पैसे आए या लैंड आ गया तो बस उसको कहाँ फेंक दो, कैपिटल फंड है वो, उसको फंड्स में फेंक दो, बस वो वहीं पड़ा रहे, क्योंकि लैंड ने इधर पड़े रहना है, उसने भी उधर पड़े रहना है। बिल्डिंग को फिर अलग बिल्डिंग को रिकॉर्ड भी अलग करेंगे और डेफिसिट भी अलग करते रहेंगे, ठीक है ना। यही सिखाया है आपको। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? जब ये आया था, कब? 1 जनवरी 2021 को इसने ये लैंड जो है वो दे दिया था एज़टेक को, ठीक है। तो लैंड एट फेयर वैल्यू डेबिट हुआ होगा उस दिन 4000, और एज़टेक ने कितना कैश पे किया था, यानी कि इन्होंने कैश कितना पे किया था NPO ने, तो बाकी फिर क्या बन गया था? अब बाकी वैसे तो आप अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट वाला पॉइंट देखें तो आप कहते थे डेफर्ड ग्रांट, उसमें तो कोई कैपिटल एसेट वाले चक्कर ही नहीं था ना, कैपिटल फंड वाला। उसमें तो कहते थे अभी इसको रख लो, इसके ऊपर जब कभी बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग के साथ इसको भी उड़ा देना। लेकिन NPO के स्टैंडर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं की है। NPO के स्टैंडर्ड ने कहा है अगर लैंड है तो बस उसको आप कैपिटल फंड बनाओ, यानी कि उसको आप नेट एसेट्स में, फंड्स में ऐड कर दो, उसको आपने लेके ही नहीं आना इधर, ठीक है। तो लैंड फंड लिख दूं, लैंड फंड ही लिखा था ना हमने इसको, लैंड फंड बैलेंसिंग फिगर ये ले जाओ, कितनी? 3000। अब इसके असरात आपकी बैलेंस शीट पे जब आप सवाल कर रहे होंगे तो बैलेंस शीट पे क्या पढ़ेंगे? बैलेंस शीट के अंदर आपको फंड्स के अंदर जहां पे आपको और बहुत सारे फंड्स नजर आते हैं, ओह चलो, जहां पे आपको फंड्स के अंदर और बहुत सारे फंड्स नज़र आते हैं, ये भी एक फ़ंड अब आपको नज़र आएगा, ठीक है। फंड्स के अंदर आपका जो आ सकते हैं, जनरल फंड होता है, एंडोमेंट फंड होता है, कोई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, IR फंड। IR फंड का मतलब पता है ना, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और लैंड फंड जी कितना, ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी नॉन करंट एसेट्स के अंदर, ये एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ मैं, माजरत, बाकी सारा सवाल तो आपने करना है ना। तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसमें आपके फंड शंड जो भी होंगे वो निकल आएंगे। एक फंड मेरी तरफ से, ठीक है, शायद ये वो मैंने लैंड दिया आप लोगों को, आपकी NPO को, ठीक है। दूसरी तरफ आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर, आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर लैंड नामी नॉन करंट एसेट नजर आ रहा होगा, 3000 पे ना, 4000 पे, 3000 पे नहीं 4000। अब ये 4000 पे रहेगा हमेशा, वो 3000 पे रहेगा हमेशा, बाकी सारी अकाउंटिंग करते रहो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई मसला इसमें? एक इस पैरा के अंदर मुझे थोड़ा मसला था। दूसरा, ये पॉइंट नंबर 3 है,
भाई सारे वापस आ गए तो अब हम कुंडी लगा दें इसकी। नहीं अभी नहीं आए ना, मैं पूछ रहा हूँ। उठ के कुंडी लगा दो। मैं क्या सारे वापस आ गए, कुंडी लगा दो, उठ के कुंडी लगाने का। हैंडआउट्स बांट दो भाई सबको जी। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी फॉर द ईयर 21, 22 एंड 23 वॉज 8,000, 10,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली। आसानी से ऊपर लिख लिया हमने, ठीक है। हाउएवर मेंबर्स ज्वाइनिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ ईयर आर चार्ज ओनली हाफ फी फॉर द ईयर। यानी कि जो पहले 6 महीने में आए उससे पूरे साल के पैसे लेते हैं, और जो 6 महीने के बाद आखिरी 6 महीने में आए, हाफ के बाद आए, उससे पहले साल के आधे पैसे ही लेते, यानी कि साल के पैसे नहीं लेते, 6 महीने के पैसे लेते हैं, ठीक है, हाफ सब्सक्रिप्शन। लेकिन ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे मेंबरशिप फी फॉर द करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर एट टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब जो आएगा पहले साल में, अगर अभी फिलहाल हैंडआउट्स को रोक दो, ये बात जो दरमियान में चल रही है ना उसको पूरा होने दो, ठीक है, फिर कर लेना। मेंबर्स जो साल के पहले 6 महीने में आएंगे उन्होंने उस साल के भी पूरे पैसे और अगले के भी पूरे पैसे देने हैं, और जो इस साल में 6 महीने के बाद आएंगे उन्होंने इस साल के आधे लेकिन अगले साल के उन्होंने भी पूरे पैसे देने, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये एडजस्टमेंट हो जाए फिर बांटना हैंडआउट्स, ओके। छेड़ना मत हैंडआउट्स को, जहाँ पढ़े वहाँ पढ़े रहें सर, ऐसे ऐसे ना बोला करें। अच्छा जी, अब 2021, या ये बीच में लाइन ही गायब हो गई, चलो खैर 2000, अब ये ना कहना इसी से समझ नहीं आ रही थी, जान दो यार। 2021 में पहले हाफ में 150 लोग आए थे, सेकंड में 270। 2022 में पहले हाफ में 220 और दूसरे में 105। अब हमारा साल कौन सा है जी? तो वर्किंग कोई भी होगी, पता नहीं, वर्किंग वन तो ऊपर नहीं की मैंने, खैर चलो ये वर्किंग है, कोई वर्किंग है बस, ठीक है, जो आपका नंबर लगा होगा वो वही है। और इधर मैं अकाउंट बना रहा हूँ जी, सब्सक्रिप्शन का ही बनाऊंगा ना, मेंबरशिप लिख दें, मेंबरशिप इनकम लिख दें यार, एक ही बात होती है, मेंबरशिप इनकम या सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है। अब ये 2000 कौन सा साल है हमारा? 22, और हमारी एनपीओ 2021 से चल रही है। अब 2021 में जो लोग आए होंगे उन्होंने भी तो 2021 के अंदर अगले साल का एडवांस दिया उन्हें, तो मुझे सबसे पहले तो ओपनिंग एडवांस बताओ जी। तो ये वर्किंग जनाब, इसको कोई मैं वर्किंग 1 कह दूं तो वर्किंग 1.1 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं वर्किंग 1.1 में आया, अब मैं ढूंढने लगा हूं जी ओपनिंग एडवांस। अब ओपनिंग एडवांस के लिए मैं इधर आया, मैंने कहा जी 21 के अंदर पहले हाफ में 150 लोग आए थे, इनने पिछले साल के पूरे पैसे दिए, हमारे साल के भी पूरे पैसे दिए, क्या ख्याल है? तो इनका 150 आ चुका है, ये 150 मेंबर्स हैं, इनका 8 रुपये आ चुका है। 2021 का 8 रुपये था, और 21 लंघ गया जे, उन्होंने 21 में खड़े होकर 8 रुपये 21 के दिए थे, वो तो उस साल में इनकम बन गए। उन्होंने जो 21 में खड़े होकर 10 रुपये 22 वाले दिए हैं, वो 21 का क्लोजिंग एडवांस था, और मेरे साल 22 का ओपनिंग एडवांस है, ठीक है, बात समझ आई? इनटू 10 डन। ये तो फर्स्ट हाफिये थे। जो सेकंड हाफिये हैं, इन सेकंड हाफियों ने 21 में 21 के आधे साल के दिए होंगे, यानी कि 4, हमें उससे क्या, वो तो इनकम बन गई। 22 के उन्होंने भी कितने दिए होंगे? पूरे। अब वो 22 के इन्होंने भी पूरे दे दिए। मैं अलग अलग लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए जी। कितने मेंबर्स हैं? सेकंड हाफ ये 270, और ये 10 इन्होंने जी 4200। ये जनाब आपका वर्किंग 1.1 से आ गया 4200, डन जी। अच्छा, अब 22 के साल के अंदर फर्स्ट हाफ में ये लोग हैं, ठीक है। मेंबर्स आते जाते रहते होंगे ना आपको, कि पिछले साल में 270 हो गए थे, अब 220 हो गए, मेंबर आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ वाले 220 हैं, सेकंड वाले 105। अब इनको ज़रा कैश में ले लेते हैं ना, ठीक है, कैश की बात होने लगी है, कैश की। मुझे बताओ इन 220 लोगों ने कितने पैसे दिए होंगे? इन 220 लोगों ने 22 में 22 का पूरा पैसा दिया होगा, और 22 में ही खड़े होकर 23 का भी दिया होगा।
इसका मतलब 220 लोग जो हैं उन्होंने कैश पे किया है 10 और इन्होंने कहाँ पे करूँ इसकी वर्किंग, इसको भी वर्किंग में ना ले जाएं, वर्किंग 1.2 कर लेते हैं, ज़रा तंग पड़ रहा है काम, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1.2 जी, तो 2000 ये कैश रिसीव हुआ है जो, तो 2022 के अंदर 220 लोग आए, शुरू में आ गए, तो इन्होंने 22 का पूरा कैश दिया है, 23 का पूरा कैश दिया है, तो हम कैश ही तो निकाल रहे हैं। तो 200 कितने, इन्होंने 22 का पूरा कैश दिया और इन 220 ने 23 का भी पूरा कैश दिया, कितना बनता है 2640। जो सेकंड हाफिए हैं इन्होंने भी तो कैश पे किया, ये अच्छा 48, जो कहोगे मैं तो लिख देना। घर पे बैठ के जब कब कुछ सवाल करता हूँ ना आप लोगों की, जैसे अब आजकल तैयारी चल रही होती है, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, अब पड़ती मौत है, आपकी आदत ही नहीं रही। पहले होता था बगैर देखे वरना कर लेता था कैलकुलेशंस, ठीक है ना, तो फिर भी हम करते हैं, अभी करना तो पड़ता ही है, जाहिर सी बात। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड हाफी हैं कितने हैं जी 105, इन 105 लोगों ने इस 22 के अंदर आधे दे दिए पैसे, तो 105 इंटू ये 22 वाले का हाफ कितना बनता है 10 का हाफ 5, और इन्होंने अगले साल के तो पूरे ही दिए इन्होंने भी, ठीक है, तो 23 के पूरे 12 इन्होंने भी दे दिए। 105 इंटू 12, आंसर 17। अच्छा, कई तरीके हो सकते थे, कोई बच्चा इनकम भी निकाल सकता था, और मुझे ये आसान लगा। कितना बना टोटल 662, ठीक है जी। अब दो चीज़ें मिसिंग हैं जी, देखो रिसीवेबल तो हो नहीं सकता, सबसे वो एडवांस में लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में जो इनकम जानी है और क्लोजिंग में जो एडवांस है। अब क्लोजिंग एडवांस कैसे निकल सकता है जी, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। अब भाई ये देखो, चल यार, हम खड़े कहाँ हैं 22 में, ये 22 के पैसे, ये 22 के पैसे, ये इन्होंने जो पैसे दिए हैं ये 23 के पैसे 22 में आए, ठीक है, तो यही मेरा क्लोजिंग एडवांस। वर्किंग में दोबारा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपके लिए सिर्फ आपके लिए क्लोजिंग एडवांस वर्किंग 1.3 पे आ गया, ठीक है। ये मैंने निकाला है जी ओपनिंग एडवांस, ठीक है, ज़रा तस्वीर के लिए साजगार करते हैं इसको, साजगार हालात में तस्वीर खींची जाएगी, ये तो साजगार नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये मैंने निकाला कैश, ठीक है जी, और एंड पे अब हम निकाल रहे हैं जी क्लोजिंग एडवांस। जी, तो क्लोजिंग एडवांस आपके ऊपर निकला ही पड़ा है, वैसे वर्किंग वो भी रेफ़र कर सकते हैं आप, ब्रैकेट में वही वर्किंग लिख दें, लेकिन चलें अब आज खुला टाइम है, पता है आपको, शाम तक हम ही हैं बस, और तो कोई है नहीं, आराम आराम से सारे काम करते हैं मज़े ले लेकर जी। 220 इंटू 12 प्लस 105 इंटू 12 जी 39, ठीक है, और ये वर्किंग नंबर 1.3 हो गया, और बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर 6925, ओके। उसने क्या मांगा हुआ है, अच्छा उसने क्या मांगा हुआ है, तो MCQ है नहीं। ठहर जो, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तस्वीर खींच लेना, ऊपर मैं सवाल नंबर भी लिख देता हूँ। बाकी इस सवाल में किसी ने किया और ट्राई, शायद किया था किसी ने, हु मसला को हुआ, ये मसला भी नहीं हुआ था, तो बंदा 10 दिन दा फिर यह मसला नहीं होया सी, एवें टाइम ज़ाया कराता मेरा पढ़ के, इन्ना भी टाइम नहीं है कि तुसी कहो बस कुछ भी करी जावांगे। ये पास पेपर कौन सा है, पेज आप खींच लो तस्वीर,
ठीक है, साथ साथ नोट कर लिया करो, तस्वीर ही खिंची जाती। अच्छा चलें, जो आप लोगों ने मुझे सुबह आते साथ कहा है ना 7 बजे 8 बजे 9 बजे हम इधर ही हैं, मैं बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, मैं बड़े मज़े लेकर सारा कुछ कराऊंगा और ब्रेक्स में बैठ के और भी चीज़ें ढूंढूंगा, अल्लाह करे को मिल जाए, अल्लाह करे को मिल। नहीं ये नहीं जाए, बोझ नहीं समझो इसको, इंजॉय करो इसको कि आपकी कंप्लीटनेस इंश्योर हो रही है। और मैं तो रिवीजन ऐसे ही करता हूँ भाई, मतलब कोई करते होंगे रिवीजन और तरह से, जी टॉपिक में ये, अब आपको नहीं पता टॉपिक में क्या है, तो जब हम उस टॉपिक में जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसकी रिवीजन ऑटोमेटिकली सारी। एमसीक्यूज़ बड़ी अच्छी रिवीजन होती है, कोई 1-2 सवाल आगे कुछ टॉपिक्स के रखे हैं, जैसे ईपीएस के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगना है हमारा, ईपीएस में थोड़ी बच्चे फंस रहे थे, जैसे मेरी अंग्रेज़ी फंसती है वैसी बच्चों की ईपीएस फंस रही है, तो कोई नहीं 1-2 सवाल उसके जहन में हैं मेरे, करेंगे, उस पर भी टाइम लगना है हमारा। इस ब्रेक के बाद ईपीएस को नए जोश व जज्बे के साथ पूरे मुल्क में पूरी क्लास में किया जाएगा। अच्छा यार इतना टाइम ਇਹਦੇ ਤੇ भी नहीं लग रहा सी, है ना। चलो जी, और ये नहीं हुआ, ये हुआ। अच्छा जी, बी बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आए और आप लोग उसको लिफ्ट ना कराएं। सवाल में आपको रिसीट पेमेंट दिया जाता था, हाँ हैंड नोट बांट लें जी, जहाँ पढ़ें आगे भेज दें जल्दी से, ये मुसीबत भी मुके। हैंड नोट किसी के पास ना हो मुझे बिल्कुल ना बताएं। अच्छा जी, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनवाए, बैलेंस शीट बनाए, आपको कोई मसला नहीं होता। रिसीट पेमेंट दिया होता है, या कुछ सवालों में आपने कैश अकाउंट बनाया था, वो जो कैश अकाउंट था उसी तरह से वो आपको रिसीट पेमेंट भी मांग सकता है। ऐसे सवाल के अंदर वो क्या कर सकता है आपको, ऐसे सवाल के अंदर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब जैसे अब इस दफ़ा मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कैश फ्लो का वो सवाल जो है वो पूछेगा डायरेक्ट मेथड का, जो मैंने जालिब वाला आपको कहा है कि करो, और उसकी वीडियो मैं आपको दूंगा घंटे सवे की, सुन लेना, ठीक है। बाकी उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है हमने, लेकिन एनपीओ को वो बिल्कुल छोड़ दे ये मुश्किल है, वो कुछ ना कुछ तो उसके साथ करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन डाल सकता है। उसके लिए तो इतना सा सवाल 5-7 नंबर का बन सकता है, जिसमें वो क्या कर सकता है आपके साथ, आपको वो इनकम एक्सपेंडिचर दे, बैलेंस शीट कुछ दे, और आपसे कहे ज़रा रिसीट पेमेंट तो बना दो। अब ये काम हमने किसी भी सवाल के अंदर नहीं किया हुआ, तो ये काम करने के लिए आप तशरीफ़ लेकर आएँ, टोकरे अपने अपने उठाएं और 899 पे आ जाएं, 899 पे आ जाएं। भाई पायलट बदल दिया तुम लोगों ने, 1 घंटा 5-7 मिनट पे मुझे क्लास रुकवानी है और फिर हमने ब्रेक भी करनी है उसके बाद। उससे कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग, टारगेट बनाए ना ज़रा, हैं 20 मिनट की हो गई है, 1 घंटे के अंदर ये कोशिश करके सारा काम ख़त्म कर देते हैं जो एनपीओ वाला है। फिर वापस आएंगे तो बस फिर कैश फ्लो होगा और ईपीएस होगा, और उसके बाद मेरे ख्याल में तो कुछ बचना ही नहीं है। अगर जोहर से पहले ये सब कुछ हो जाता है तो बाकी तो फिर I16 ही है जिस पे कोई घंटे 2 लग सकते, और है जो कुछ उसमें मैंने लिखा हुआ है, 2-4 MCQ कर लेंगे, वैसे ज़्यादा लिखनी है मैंने, लेकिन चलो कोई नहीं, देर नहीं लगनी उस पर। ये सारी चीज़ें वो हैं जो ऐसे ही बस हम मतलब एपेटाइज़र के तौर पे साथ रखेंगे। बड़े बड़ी चीज़ें तो है ना, उन पर आइडेंटिफाई कर करो, कोई यूपीएस है जिस पे टाइम लगना है, ये चीज़ें देख लोगे ना। एनपीओ पे लगना था, लग गया, 200 899 पे आ गए हैं सब। सवाल कैसा लगा आपको, अभी देखा ही नहीं, हम तो सारी स्क्रीन पे देखेंगे, हम क्यों देखें रजिस्टर पे अपनी किताबों पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्ड क्लब सीखा था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना उसने बना के दे दिया। रिक्वायरमेंट है, बहुत आसान होती है वैसे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर 2002 और बैलेंस शीट भी बना दो। अच्छा मैं बैलेंस शीट को नहीं बना रहा, आप खुद ही बना लेना, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। जी बेटा जी, अच्छा जी। अब लेजर तो जाहिर सी बात है सारे मुझे ओपन करने ही पड़ेंगे, तो बैलेंस शीट बस क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना घर पे, ठीक है। हाँ मसला हो तो बाहर आपको मैंने विंडो ओपन कर दी अब वीकली जूम मीटिंग की। अच्छा जी, अब मज़े की बात यह है कि उसने इनकम्स और एक्सपेंसेस दे दिए, यानी कैश फ्लो टाइप नहीं महसूस हो रही, फीलिंग आ रही। हम करते करते सारा जो है वो अकाउंटिंग पहुंचे थे जब कैश फ्लो पर, तो पहले 2-3 दिन हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जो सारी ज़िंदगी इनकम्स एक्सपेंसेस निकालने के पीछे भागते थे वो उसने निकाल कर दिए होते थे, P&L दे दिया, हमें कहता था कैश फ्लो बनाओ। तो ये कैश फ्लो ही है बेसिकली।
आपको अगर वो एनपीओ के अंदर कैश फ्लो टेस्ट करेगा तो ये कैश फ्लो है एनपीओ की। फॉर्मेट्स आप में से किसी ने पढ़े हो फॉर्मेट्स एनपीओ के चैप्टर में, उसमें कैश फ्लो का फॉर्मेट था? नहीं है। कैश फ्लो का फॉर्मेट रिसीट पेमेंट है ना। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कैश फ्लो का प्रॉपर फॉर्मेट इसमें भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ के अंदर कैश फ्लो का फॉर्मेट भी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सब कुछ वैसा है। लेकिन वो पहले आई के अपने डाला हुआ था किताब में, जब किताब चेंज की थी तो उसको निकाल दिया था। और अगर वो आपसे अब कैश फ्लो इसमें पूछना चाहे तो वो रिसीट पेमेंट अकाउंट बनवा सकता है आपसे। ठीक है, चलें अब ये सवाल हम कर लेते हैं। तो एक नज़र ज़रा डाल लें फटाफट सवाल पे। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शंस गिवन है। अब ये इनकम्स हैं, एंट्रेंस फीस है, डोनेशन है, सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल। पीरियोडिकल्स कहते हैं जो आपको हफ्तावारी या महाना जो है वो आपको मैगजीन जैसे आते हैं या कोई ऐसे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में सैलरीज हैं, जनरल एक्सपेंस हैं, ऑडिट फ़ी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, रेंट, पीरियोडिकल्स खरीदे भी हैं, ठीक है, उनको आगे बेचा भी है। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। अब ये इनकम्स एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे पीएनएल के अंदर आप डायरेक्ट मेथड में करते थे तो आप सेल उठाते थे, डेटर में फेंकते थे, कॉस्ट ऑफ सेल उठाते थे, इन्वेंट्री में फेंकते थे, और एक्सपेंसेस को उठाते थे और लेजरे में फेंक देते थे। सही है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करना है। इनकम एक्सपेंसेस अवेलेबल हैं। अब जिन जिन इनकम एक्सपेंसेस के कोई बैलेंसेस गिवन होंगे तो वो लेजर ओपन करके, या एडजस्टमेंट गिवन होगी उसको लेजर में फेंकेंगे। और जिनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेजर भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं, इसका मतलब यही है कि जो खर्चा था वही पे हो गया या जो इनकम थी वही रिसीव हो गई। इतना ही सिंपल है ये, 10 मिनट का सवाल है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान था। मैं इसको कह सकता था कि आप खुद कर लें, आप कर भी लेते, पर चलो ज़रा मेरी तसल्ली हो जाएगी। और क्या, मार्कर कौन से सही है भाई? ये ना सही होए तो फिर देखी मैं तेरी गंज कर देनी है। हम छुट्टियाँ बह के पढ़ी फिर अंदर। अच्छा जी, तो आगे सवाल तो पूरा पढ़ लें। आगे क्या जी, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट भी अपने लोग बनाई है छोटी सारी उन्होंने, ऐसी ही बैलेंस शीट आपने भी बना देनी है फिर छोटी सी। ठीक है, लाइबिलिटीज हैं फॉर सैलरीज और रेंट। ये ओपनिंग है, ओपनिंग 31 दिसंबर 2001 की बैलेंस शीट है और हमें 31 दिसंबर 2002 की बैलेंस शीट चाहिए। तो मैं ये लेजर बना दूंगा, बस आपने उन्हीं को बैलेंस शीट में रख लेना। कोई एक आधी चीज़ होगी, फंड जो होंगे, जनरल फंड को ओपनिंग आ रहा है, सरप्लस निकलेगा, ऐड कर लेना, क्लोजिंग आ जाएगा। तो इतनी को बैलेंस शीट तो बन जानी चाहिए ना, गल्ला कर रही थी। अच्छा, तो लाइबिलिटीज फॉर सैलरीज एंड रेंट, ओपनिंग पेएबल लाइबिलिटीज, ओपनिंग पेएबल का भी है, रेंट का भी है। यानी रेंट का लेजर बनेगा, सैलरीज का लेजर बनेगा और ये ओपनिंग पेएबल दोनों। नेक्स्ट, जनरल फंड का लेजर आप बनाएं। क्यों बनाएं लेजर? जरूरत ही कोई नहीं है। बस आप अगर बनाए भी तो स्टेटमेंट नेट एसेट्स बनाएं जो सिखाई हुई है, उसमें ओपनिंग लिख लेना, इसको सरप्लस आएगा ऐड कर लेना, बस सवाल खत्म। खैर चलें छोड़ें, मैं उसको लेजर नहीं बनाऊंगा। फर्नीटूरे है, एसेट, ओपनिंग। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एसेट, ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन है हमारी, ओपनिंग। एसेट्स हैं और कैश एंड बैंक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे असूल आज भी वही है। जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन है उनके लेजर ओपन कर लो, वो लेजर ओपन कर लेंगे। उसके बाद कहानी उलट चल पड़ी। रिसीट पेमेंट आज नहीं दिया कि मैं डेबिट क्रेडिट करके इनकम एक्सपेंस निकालूं, इनकम एक्सपेंस दे दिया, उसको हम पोस्ट कर देंगे रेलेवेंट जगहों पर और कैश निकाल लेंगे। इतनी सी बात है। अब ये एडजस्टमेंट मुश्किल हो सकती हैं इसमें, लेकिन वो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। एनपीओ के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो वो यहाँ पर डाल सकता है। वो इनकम एक्सपेंडिचर आपको जो दे, उसके अंदर उसने लिखा हो नेट करके, मिसाल के तौर पे इवेंट इनकम नेट करके अगर उस मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, तो अब आपको समझ लग जानी चाहिए कि ये क्या है, इसकी रिसीट। और वो फिर अलग इन्फॉर्मेशन देगा। आपने कोई अंदाजा तो नहीं लगाना, तुक्का लगाते हैं जी तो 60% इसमें से होगा, ये ऐसा नहीं। फिर इन्फॉर्मेशन देगा। रिसीट पेमेंट में आपको फिर उनको अलग अलग करना पड़ेगा। इस तरह की बातें ही हो सकती हैं ना। आता आपको सब कुछ है, एडजस्टमेंट सारी आती हैं आपको, लेकिन एनपीओ के सवाल में रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ जाए, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके सामने आए तो आप परेशान ना हो। इसलिए अगर आ जाएगा, तरीका वारदात आपको आता है, एडजस्टमेंट्स आपने वैसे सीखी हुई हैं, बस ये जहन के अंदर होगा कि जो रिसीट पेमेंट गिवन होता था उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे, आज वो बना के दे दिया, हमने वापस आना है बस। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहले तो मैं यही ओपन करूंगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो ये दिन भी देखना था, सारा एनपीओ कर लिया, ये दिन भी देखना था। ये नहीं था आप लोगों ने?
जा रहे थे पेपर देने और पेपर में ये आ जाता तो कहना था सर ने करवाया नहीं, तो मैं तो करवा दूं भाई, मेरे सिरों पे लवे जी। ओपनिंग कैश एंड बैंक इकट्ठा है तो हमें भी इकट्ठा ही चाहिए था, ना भी होता तो हम इकट्ठा कर लेते। ये हो सकता है, आप मैं ऐसे छोटी छोटी बातें करता रहूंगा ना, ये हो सकता है सवाल के अंदर उसने लिखा हो कैश बैंक, आपने पकड़ के उनको इकट्ठा कर देना, क्योंकि आपने क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट, जो कि कंबाइंड लेजर होता है कैश और बैंक का जी। तो 18,500। उसके बाद जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग थे, अच्छा चलो इसका भी था ही सही ना, बाकी सब भी शुरू हो जाओ। ये सैलरीज का, रेंट का, सब्सक्रिप्शन का, जनरल फंड आपका, ठीक है। तो सैलरीज वर्किंग वन, छोटे छोटे लेजर बनाए ना, तमीज से बनाया जरा, वो तो ऐसी रिक्वायरमेंट थी ना, जरा पता लग रहा है रिक्वायरमेंट, उसमें जरा एब्रीविएशंस आपने यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सैलरीज, एक्सपेंस, पेएबल है ना, लायबिलिटीज पड़ा तो एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। ओपनिंग पेएबल बताया, क्लोजिंग बताया, ओपनिंग, अच्छा बाद में देखते हैं, फिलहाल ओपनिंग मेरे सामने जी 1500। उसके बाद नंबर 2 रेंट, एक्सपेंस ही होना है, पेएबल पड़ा है, ओपनिंग 500। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, 4 लेजर नहीं बनने यार, वैसे अच्छा सवाल ही मिल गया, छोटा सा, छोटू सा, चुन्नू सा जी। सब्सक्रिप्शन नहीं होता, टीएन होता है, टीएन जी 1000। जनरल फंड आपका, ओपनिंग लिख लेना बस। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑलरेडी मौजूद है और कैश एंड बैंक हम बना चुके हैं, तो 2 लेजर और बनाने हैं बस, मैंने ओके सोके करके यहीं फिट कर लेते हैं। नंबर 4 क्या है जी, फर्नीटूरे, ओपनिंग 7,500 और उसके बाद सपोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी एसेट है, 10,000। ओके, अब कहीं पे अक्यूमुलेशन अलग नजर नहीं आ रही, तो मतलब ये बुक वैल्यू पर बने हुए हैं, ये दोनों अकाउंट्स बुक वैल्यू पर है, ओके। तो आपने जब बैलेंस शीट बनानी है तो पता नहीं अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन वगैरह, को रेट शीट गिवन है सवाल में, अल्लाह करे गिवन होगा, ओए इस साल का, अच्छा, और वो इकट्ठा गिवन है, अभी देख लो, ये साथ ही देख लो, उसने दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन अच्छा फर्नीचर ही दिया हुआ है, इसका मतलब इक्विपमेंट डेप्ट नहीं होता होगा। चले मुझे क्या, मैं तो अपना रिसीट पेमेंट पूरा करूं, ठीक है, देख लेना। अच्छा जी, अब शुरू करें जी काम। बैलेंस नहीं, रिसीवेबल हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 4,000। ओपनिंग 3 थे, एक जनरल फंड है वो आप बैलेंस शीट में लिख लोगे, और इधर एसेट साइड पे ओपनिंग 4 हैं, चारों पहुंच गए, कोई मसला, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, बोलो। अब ये तो सारा डाटा हो गया, अदर डिटेल्स पे आओ। अदर डिटेल्स में 31 नंबर पर कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2500 है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अब सब्सक्रिप्शन वही एक्रूवल चल रहा है, अभी भी हेल्प कर गया, ये रिसीवेबल है, इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल, एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, तो क्लोजिंग सैलरीज हैं, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है जी। सैलरीज का क्लोजिंग गिवन कितना 2500, और सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग रिसीवेबल कितना 3,000, आउटस्टैंडिंग, हाँ हाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को ही कहते हैं, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, कितना। लो जी, सवाल का ये डाटा खत्म, अब ऊपर वाली चीजें फिलहाल उनको लिखते जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस इनकम में आ रहा है, इनकम में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, अगेन बचाएगी वही चीज आपको जो बचपन से सीखी हुई है, इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है, इनकम में कैश, कैश डेबिट इनकम, तो कैश तो इस तरफ आना है, लेकिन सवाल में आज हमें कैश नहीं गिवन,
सवाल में तो कैश पोस्ट करना आसान होता है, ये थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर से इनकम की फिगर आई कितनी, 38,000। बैलेंसिंग एंड पे कैश फ्लो की तरह से ब्लू कलर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का कहीं पे कोई लेजर या कोई क्लोजिंग रिसीवेबल या अनअर्न्ड या कोई ऐसी बात लिखी हुई थी, मतलब ये पैसे आ गए सीधे सीधे। इसकी एंट्री होगी रिसीट पेमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। रिसीट पेमेंट डेबिट कितना, क्या चीज़ है, एंट्रेंस फी 10,500। इतना गुस्से में क्यों हो भाई आप, 10,500। नेक्स्ट, डोनेशंस। डोनेशंस कैश डेबिट यानी रिसीट पेमेंट डेबिट, डोनेशन क्रेडिट। कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। बस कोई भी चीज़ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है सिवाय इसके क्या रिसीव हुआ बस, ठीक है। डोनेशन, रिसीट पेमेंट डेबिट, डोनेशन क्रेडिट 12,000 पूरा। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, अगर उसने नेट कर भी दिया होता खुदा ना खास्ता, पीरियोडिकल खरीदे हैं और बेचे हैं, तब भी यहाँ तो हमने अलग ही करना था। ज़िंदगी आसान है, आपके लिए पर्चे में ये कर सकता है कि उनको नेट करके शो कर दे, नीचे डाटा दिया हो। रिसीट पेमेंट में आपने नेट नहीं करना होता, रिसीट पेमेंट में अलग अलग दिखाना पड़ेगा आपको, इतना सा ख्याल रखना है, सही है। वो क्या कर लेगा, मैक्सिमम ये कर लेगा, वो कहेगा नेट है, उसमें इतना एक्सपेंस है और ओपनिंग क्लोजिंग पेबल भी आ रहा होगा लेट से, तो आप एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, उसमें से पेमेंट की फिगर अलग निकल आएगी। इसी तरह रिसीट के साथ भी कर सकते हैं, मैक्सिमम और क्या कर सकता है इसके, एक्रूवल के एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी तो सब कुछ आपको आता है, कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, सिर्फ वारदात का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। ओल्ड पीरियोडिकल्स पुराने बेच दिए, तो सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स जी 500, ओके। नेक्स्ट इज सैलरी एक्सपेंस। अब इसका लेजर था तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेंस के लेजर में पहले कैश लिख लिया करो, इससे गलती नहीं होती। एक्सपेंस डेबिट कैश, अगर कैश इस तरफ आना है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर वाला तो एक्सपेंस है, कितना 19,500। भाई बात समझ आ गई, जिसने कैश फ्लो किया हो उसको कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये था कि ये सवाल भी आ सकता है इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये 4 के 4 पेमेंट्स हैं, बस मुझे लिखवाओ यहाँ से देखकर जी कौन कौन से। जनरल एक्सपेंस 10,000, ऑडिट फी 2,500, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, उसके बाद इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 3,000, और कुछ है, रेंट का तो लेजर है ना, रेंट कितना 4,000 है, बोलो, तो रेंट का तो लेजर देख लो ज़रा ध्यान से, है 3,000 है। स्केल इसीलिए कहा होगा लेके जाया करो पर्चे में, तसल्ली से देख लो, ऐसे सवाल गलत कर लो। रेंट कितना है जी 3,000, ठीक है, तो 3,000 रेंट। अब रेंट एक्सपेंस के लेजर में कैश पहले लिख लो, ठीक है। अब ये एक्सपेंस की फिगर इनकम एक्सपेंस से मिली कितनी, 3,000। नेक्स्ट इज जी पीरियोडिकल्स, पेमेंट है सिंपल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पेमेंट है, और डेप्रिसिएशन, ये तीनों पेमेंट्स आ गई। डेप्शन डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करते, पक्का चलें, लेकिन डेप्रिसिएशन इधर तो आती है ना, ठीक है, वही लिख लेते हैं। अब तरतीब से लिखवाओ, सबसे पहले पीरियोडिकल्स पेमेंट है ना, बोलो कितना 4,000, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,500, जगह घट हो गई जी, मैं तुम दसा जी, क्या था ये रेंट, अभी 2 और एक्सपेंस भी है ना लेजर वाले, उनकी भी तो पेमेंट निकलनी है, ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस। अच्छा जी, अब सवाल का डाटा, अच्छा डेप्रिसिएशन है उसके बाद। अब डेप्रिसिएशन कोई कैश क्रेडिट नहीं करते होते, वो तो एसेट या एकोमोडेशन को क्रेडिट करते होते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितनी नज़र आ रही है जी, ऑन फर्नीचर उसने लिखा हुआ है 1,500, तो यहाँ पे आके मैंने 1,500 लिख दिया, ठीक है।
कोई ब्लू मार्कर कोई नहीं पाए आज? कोई नहीं? ओके, सब्सक्रिप्शन कैश बैलेंसिंग फिगर आ रही है इस तरह बैलेंस फिगर आ रही है। कितना? 18,000 सब्सक्रिप्शन का अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये सैलरीज में लिख दिया, सैलरी एक्सपेंस ही है, सॉरी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो सैलरीज एक्सपेंस जी कितना? 18,500। सब्सक्रिप्शन इनकम बैलेंसिंग कैश जी 39,000। ये इनफ्लो है, इनकम क्रेडिट, और ये रिसीट पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन। वर्किंग का रेफरेंस देते जाओ। वर्किंग 3 से ये आया 39,000 और वर्किंग नंबर 1 से आया था ये। ठीक है जी, सही है। आगे बढ़े। रेंट एक्सपेंस कैश 3,500। तो रेंट एक्सपेंस इधर ज़रा जगह बनाई हमने इसकी। वर्किंग नंबर 2 कितना जी? 3500। ठीक है, एडजस्टमेंट मैंने कर ली है जी। क्लोजिंग बैलेंसिंग निकल आएगा। हाँ जी, कोई और चीज़, कोई और चीज़ देख लें, कुछ रह तो नहीं गया जी? देखें ज़रा, मुझे तो कुछ नज़र आ रहा। इट्स डन जी। 30500। अच्छा जी, अब ये क्लोजिंग मौजूद, क्लोजिंग्स मौजूद, क्लोजिंग नहीं मौजूद। रेंट का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ था, तो निकाल लो आप। ये क्या, आपको ज़ीरो पहले लेना चाहिए था। दो बैलेंसिंग कैसे निकल सकते हैं? अब क्या किया आपने? क्लोजिंग को ज़ीरो लिया है। क्यों? अज्यूम ना कर लें कि जितना ओपनिंग में पेएबल था उतना क्लोजिंग में पेएबल होगा। क्यों? अजम्पशन कभी भी खुद से नहीं लेनी। आप कहा हुआ था, तो नहीं बताई कोई इन्फॉर्मेशन ओपनिंग के बारे में ना बताई तो ओपनिंग को ज़ीरो अज्यूम करते। क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं बताया तो मतलब क्लोजिंग ज़ीरो ही है। डन। चल, तो भी इसका भी क्लोजिंग आ गया, इसका भी क्लोजिंग आ गया, दो आते हैं इसके क्लोजिंग तो। ठीक है, और 1,000 थोड़ा ऊपर आओ भाई। और उसके बाद फर्नीचर का तो क्लोजिंग आ जाएगा। अब रेंट इसका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या करें? इसका क्या करें फिर? क्या करें? मजबूरी है। अगर आप कहो कि जी इस साल ये आया होगा और साल के आखिरी दिन आया होगा, तो फिर रिसीट पेमेंट के अंदर इसको ले लो। लेकिन वो नहीं कह रहा है ऐसी बात, वो कह रहा है ओपनिंग में पड़ा है, तो फिर अब नहीं है मेरे पास डेप्रिसिएशन, तो मैं क्या करूं? कोई रेट नहीं है तो खुद से कैसे अज्यूम करूं? या तो उसने कोई डेप्रिसिएशन रेट दिया होता तो मैं दोनों पे ही वही लगा देता, चलो देख लेता। ऐसी कोई बात उसने बताई नहीं, तो बस ठीक है। अब आपकी बैलेंस शीट भी तैयार है जी साथ ही। ठीक है, ओपनिंग फंड में आपने सरप्लस वहाँ पे गिवन है, सवाल है वो ऐड करना है, क्लोजिंग फंड आ जाएगा, इधर से कुछ एसेट्स लायबिलिटीज उठाकर बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बना लेनी है एज ऑन 31 दिसंबर 2002 बोट क्लब। और ये जनाब आपका क्या हो गया? होमवर्क। आखिरी क्लास में भी होमवर्क मिलता है आपको। एक क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 899 नहीं होता, 899 होता है, 99। भाई बोर्ड मिटा देना अभी थोड़ी देर में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बेटा क्लास में हूँ। कुछ नहीं, कौन बच्चा से? जी भाई आ जाओ इधर। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा हमें इस पर?
चलें जी, टाइप ऑफ ट्रायल दिखाता हूँ आपको मैं। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 3 तरह के ट्रायल्स होते हैं, 3 तरह के। ले आए भाई। लें जी, सबसे पहला मशहूर ज़माना जो ट्रायल आपने जो आज तक बचपन से देखा हुआ है, बड़े ध्यान से इत्मीनान से देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, असल में इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, बस ले लें, थोड़ा सा ट्रायल की समझ आ जाती है। आपके अकाउंटेंट ने मेरी इस एग्जांपल के अंदर, बेटा बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। मेरी इस एग्जांपल के अंदर 1 महीने का 1 रुपया खर्चा है, जो सा भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी और रेंट है, ठीक है ना, मेरी एग्जांपल है ना। तो हर महीने का रेंट मैंने कितना अज्यूम किया है, 1 रुपया। हर महीने की सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 1 रुपये। समझाना आसान है ज़रा, ठीक है। अच्छा, अब बिजली का 11 महीने का बिल पे हुआ, हमारे अकाउंटेंट ने इसने एंट्री पास की, बिल्कुल सही एंट्री पास की, बिजली एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 11 से। फिर इसने मुझसे पूछा 14 रुपये, 18 रुपये किसके पे कर रहे हैं। मैंने कहा यार 18 रुपये ये बिल है, ये किराया है, बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं, किराया पे करना है, ठीक है। तो उसने एंट्री पास कर दी, अनेवा किससे पूछ के अंदर आए हो तुम? वालेकुम अस्सलाम तुल्ला। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना कर लिया इसने, 18। बस ये अपना काम करके घर चला गया, ठीक है। अब हम आए, हमने ट्रायल एक्सट्रैक्ट किया। तो ट्रायल में आपको पता है, लेजर क्लोज करके आप इंट्रो के अंदर क्या करते थे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ले जाते थे ट्रायल में। तो ये भी एक्सपेंस का क्लोजिंग, ये भी एक्सपेंस। ये कैरी डाउन का मतलब ये नहीं होता कि अगले पीरियड में ब्रॉड डाउन हो रहा है एक्सपेंस, तो ये इस कैरी डाउन मतलब ट्रायल में चला गया, ठीक है ना, क्लोज कर दिया आपने इनको ट्रायल में, ठीक है। तो ट्रायल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और रेंट ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अदर इंफॉर्मेशन चुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खर्चा ही इतना है जितना पे हो गया। देयर इज नो रिसीवेबल, देयर इज नो पेएबल, नो प्रीपेड, नो पेएबल, नो प्रीपेड। क्या बात है, समझ आइए, ये बात समझ आइए। ये मैंने जो काटा है इसका मतलब ये है कि ये कहानी आपके सामने सवाल पर्चे में नहीं होती, पर्चे में तो आपके सामने ट्रायल होता है ना, दूसरी तरह का ट्रायल। इसने एंट्री पास की, एंट्री पास करके चला गया, ट्रायल में उसी तरह से 11 और 18 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ट्रायल में उसी तरह से 11 और 18 क्या हुआ जी, नज़र आ रहा है, ये 11-18। लेकिन बिजनेस के ओनर ने हमें बताया कि भाई अभी दिसंबर का बिल तो आया ही नहीं है, शहजादा जो है ये एंट्री सिर्फ कैश की बेस पे कर गया है। एक्रूवल की भी एंट्री करते हैं बिजनेसेस, दिसंबर का बिल जनवरी की 2-3 तारीख को आना है। एंट्री बिजनेस के अकाउंटेंट्स जो हैं वो दिसंबर के बिल की एंट्री दिसंबर में करते हैं। अब आप कहोगे जी फिगर तो होती नहीं है, तकरीबन करीब अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी ये जो मिल लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, जो प्लांट लगा हुआ है, ये कितने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करता है, और यूनिट्स का रेट भी पता होता है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन सर्टन ही वो प्रोविजन डालते प्रोविजन है, अंदाजे की बेस पे एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, और बाद में ये आप जाके बड़े होकर पढ़ेंगे प्रोविजन कैसे बनती है, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। बहरहाल मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि मंथ एंड के ऊपर बैठ के अकाउंटेंट ने एक्सपेंस की एंट्री करनी ही करनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपकी फैक्ट्री इस महीने के अंदर चल गई है तो इसका बिल इसी महीने में आना चाहिए। क्या ख्याल है, ठीक है। अब इस शहजादे ने सिर्फ पेमेंट की बेस पर एंट्री की हुई है, और आपको बिजनेस के ओनर ने कहा कि इस एरोप्लेन ने दिसंबर के महीने के बिल की एंट्री नहीं की। आपने कहा हो, अब ये अदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन? नहीं, रिमाइंड तो नहीं किया एरोप्लेन कहा है मैंने, कैसा कौन सा को आपको इसकी तरह जहाज कह दिए। अच्छा तुम जहाज ही हो, ये कोई टाइम है आने का, 8:30 क्लास है और 11:15 तुम आ रहे हो। जहाज टाइम पे ही लैंड करते हैं। अच्छा, जहाज कभी टाइम पे लैंड करते हैं। अच्छा, अब अदर इन्फॉर्मेशन में हमें बताया जा रहा है ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1, मैंने क्या कहा, अज्यूम करो 1 रुपया हर महीने का बिल है, ठीक है ना, मेरी असम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1 इज स्टिल पेएबल। और साथ ही हमें ओनर ने ये भी बताया कि और ये जो रेंट है ना, रेंट
ये हमने अभी भी बिजनेस शुरू किया, दुकान ली है, तो उसने 1.5 साल का एडवांस लिया हमसे, 1.5 साल का किराया एडवांस लिया है। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब प्री पेमेंट है। अब ये भी हमें किसने बताया? ओनर ने, अदर इंफॉर्मेशन ने। ये रेंट ऑफ ₹6 इज प्री पेड। 1 महीने का अगर 1 रुपया है तो 16 रुपये मतलब 16 महीने का था हमारे साल में। अब मैं सारी अजम्पशन है ना मेरा सवाल है, ठीक है ना। तो इस साल के पहले दिन हमने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। तो इस साल के अंदर 12 महीने का किराया एक्सपेंस बनना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रायल है और अदर इंफॉर्मेशन आपको एक्रूअल की एडजस्टमेंट बता रही है। यहां से आगे आपका सवाल शुरू होता है। बात समझें, आपके सामने मैं यही अर्ज कर रहा था, आपके सामने ये चीजें नहीं होती। ये तो आपके पीछे कहानी जो चल रही थी मैंने वो बताई। आपके सामने ये ट्रायल इस तरह से होगा और ट्रायल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और रेंट लिखा है। मैंने यहां पर ना एक्सपेंस लिखा है ना पेड लिखा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि कब ये पेमेंट की फिगर है और कब ये एक्सपेंस की फिगर है। अगर तो अदर इंफॉर्मेशन खामोश है, अगर तो अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला गया, तो ट्रायल में जो नजर आ रहा है वही एक्सपेंस है, वही पेड है। नो पेएबल, नो प्रीपेड, कोई एक्रूवल नहीं है। अगर सवाल के अंदर मतलब ये देखो, मतलब एक्सपेंस 11, रेंट एक्सपेंस भी 11, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी 11, ठीक है ना। आपने कहना नेगेटिव साइन ही लगाया और कुछ प्रीपेड कोई पेएबल नहीं है। और अगर आपके सामने ऐसा ट्रायल है, ये कहानी आपके सामने थी तो मैंने बस वैसे बताया आपको उसने क्या किया होता है, छोड़ो इसको। अगर आपके सामने ऐसा ट्रायल हो तो इसको देखकर तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा अदर इन्फॉर्मेशन चुप हुई तो यही एक्सपेंस है, यही पेड, यानी जितना खर्चा था वो पे हो गया। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन ने आपको एक्रूअल की एडजस्टमेंट दे दी, एक्रूअल के बारे में बता दिया, एक्रूड, प्रीपेड। अब ये इनकम के बारे में हो सकता है, मैंने एक्सपेंसेस समझाया, इनकम के बारे में भी ऐसा ही हो सकता है, सही है ना। ट्रायल में नजर आने वाली फिगर जो है वो एक्सपेंस की है या पेमेंट की है। बचपन से एक बात सुनी हुई है आपने, ट्रायल में तो पेड ही होता है। उसकी वजह यह है कि बचपन से लेकर आज तक आपको ये वाला ट्रायल मिलता है, क्योंकि ये वाले ट्रायल के साथ अदर इंफॉर्मेशन दी होती है जिसमें आपसे एक्रूअल की एडजस्टमेंट करवाई जाती है। इसलिए आपको यह बताया जाता था कि ट्रायल में हमेशा पेड की फिगर होती है, और अभी भी आपके सामने यही आ रहा है ट्रायल। लेकिन एक और खतरनाक मामला है कि अगर ट्रायल के अंदर एक्सपेंस की फिगर आ गई और आपने एडजस्टमेंट ना करनी हो तो आप डबल डबल ना कर दें, इसलिए ये समझा रहा हूं आज, ठीक है ना। अब ट्रायल में फिगर नजर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, पता नहीं एक्सपेंस है या पेड है, लिखा नहीं हुआ ट्रायल के अंदर फिगर के साथ। अब बाय डिफॉल्ट आपके असम्पशन क्या है, पेड ही होता है। लेकिन आज पूरी बात सुनो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की, एक्रूअल का मतलब पता है ना, एक्सपेंस है तो पेएबल भी, प्रीपेड भी, इनकम है तो रिसीवेबल भी, अनअर्न्ड भी, इस सारे को एक्रूअल कहते हैं एज अ होल, ठीक है ना। तो मैं ये अल्फाज क्या बोल रहा हूं, अगर अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो ट्रायल में नजर आने फिगर पेड की नहीं है, सॉरी पेड की है। एक्सपेंस आपने खुद निकालना है। कैसे कैसे करते थे, ये सारा काम आपको सिखाया हुआ है, ये आगे सीखा हुआ आपने। आप कहते थे जी ये ट्रायल में पेड की फिगर है एज पर ट्रायल, और अदर इंफॉर्मेशन ने क्या बताया, 1 रुपया बिल क्या है, पेएबल, तो क्लोजिंग पेएबल। स्टेप 1 ओपनिंग लेते थे, है कोई नहीं, मैंने बिजनेस अभी शुरू किया है, मेरा सवाल है ना। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करते थे एज पर ट्रायल, ट्रायल में पेड की फिगर, वो यूहुरा वाला सवाल याद करो, एक्रूअल में सिखाया था, ठीक है ना। ट्रायल में पेड की फिगर, उस वक्त मैंने बोला था ट्रायल में पेड की फिगर है, फिर मैंने कहा था ये सिखाऊंगा दिखाऊंगा, करते करते आखिरी दिन आ गया, रह गया तो रह गया ना। लेकिन कोई नहीं, अभी भी आप मेरे सामने से जा ही रहे हो ना अभी, तो कभी करवा के भेज रहा हूँ, ठीक है। कि ट्रायल से पेड की फिगर उठा ली। अब अदर इंफॉर्मेशन ने क्या कहा, 1 रुपया पेएबल है तो क्लोजिंग पेएबल डाला और एक्सपेंस 12, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही 1 रुपया मेरे 1 महीने की बिजली का बिल है, तो 12 महीने अगर मैंने बिजली इस्तेमाल किया तो 12 रुपए का एक्सपेंस आना चाहिए ना। अब इस ट्रायल वाली फिगर को आपने कैसे एडजस्ट किया, अपने एक्रूअल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस ट्रायल के 11 वाली पेड की फिगर को आपने एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, रेंट ट्रायल से उठाया, पेड की फिगर है क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर एक्रूअल की एडजस्टमेंट है। अच्छा, कोई तीसरी चीज मैं लिख देता हूं, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं डालता, तो वो जो एक्सपेंस है वही पेड है, फिर सिंपल, ठीक है। अब क्या कह रहा था, हाँ, रेंट एक्सपेंस ट्रायल से पेड की फिगर उठाओ। अदर इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, रेंट ऑफ 6 इज प्रीपेड, तो क्लोजिंग में प्रीपेड लिखा है इधर, बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस आ गई, सही हो गया। 1 रुपया अगर 1 महीने का किराया है तो 12 महीने कितना बन रहा है, तो आप 16 लेकर अगर ट्रायल से उठाकर 18 लेकर चले गए पीएनएल के अंदर, तो गलत हो जाएगा।
6 रुपये तो आपका एसेट बनना है, एक्सपेंस तो 12 बनना है। ऐसे ही यहाँ पर 1 रुपया ऐड करो, 12 रुपये का एक्सपेंस बनना है और एक लाइबिलिटी बननी है। एक्रूअल की एडजस्टमेंट यही तो थी, यही तो एक्रूअल था जो इंटर में पढ़ा था, और यहाँ पे भी 2-2.5 दिन लगाए थे। ठीक है, तो आपने यहाँ से फिगर्स निकाल ली। अब आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर 12 और 12 का एक्सपेंस गया, और बैलेंस शीट के अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है, एक्रूअल्स नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तरह के ट्रायल्स हैं फिलहाल जो आपके सामने हैं। तो ऐसा ट्रायल जिसमें अदर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई एक्रूअल की एडजस्टमेंट ना हो, तो जो एक्सपेंस है वही पेड है। और अगर ऐसा ट्रायल जिसके अंदर अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट आ जाए, अभी एक और भी है, तस्वीरें ना बनाओ, अभी एक और भी, ठीक है, जो आपने कभी नहीं देखा था। ये तो आपने देखे हुए थे दोनों, ठीक है, किसी चीज़ की एडजस्टमेंट होती थी तो उसको आप इस तरह से एक्रूअल करते थे इंट्रो के अंदर, और किसी की नहीं होती थी तो उसको नहीं करते थे, एज इट इज ले लेते थे। ठीक है, तो जिस ट्रायल के अंदर आपको जिस ट्रायल के नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको एक्रूअल की एडजस्टमेंट नज़र ना आए, उस ट्रायल में जो नज़र आ रही होगी फिगर वही एक्सपेंस है, वही पेड। और जिस ट्रायल के नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूअल के एडजस्टमेंट गिवन हो, किसी चीज़ के बारे में बोलो ना, जो अंदर ट्रायल में पड़ी उसी के बारे में बता रहा है ना एक्रूअल। ठीक है, तो अगर ट्रायल के बाद अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन हो एक्रूअल के एडजस्टमेंट, तो ट्रायल वाली फिगर पेड की है, एक्सपेंस की फिगर आप खुद निकालेंगे एक्रूअल का कॉन्सेप्ट यूज करके। लेकिन हमारा एक अकाउंटेंट ऐसा भी है, बल्कि यही अकाउंटेंट ऐसा है, अब सियाना हो जाए, अगर सीख जाए, अगर हमने इसको सिखाया एक्रूअल, ये सीख गया एक्रूअल, और उसके बाद फिर इसने अकाउंटिंग की, तो इसने ये अकाउंटिंग की कैश 11। अब अकाउंटेंट है, तगड़ा अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है। पढ़ा लिखा अकाउंटेंट होने की वजह से इसने पूछा, सेठ साहब वो बिल आ गया दिसंबर का? नहीं भाई नहीं आया। चले ठीक है, 1 रुपये तकरीबन होता है, प्लस माइनस हो तो कर लेंगे, तो एंट्री में डाल रहा हूँ, एक्रूअल की एंट्री इसने पोस्ट की, ये इसने लेजर बनाया है। इसने पूरा लेजर बाकायदा बनाया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 11 से, क्लोजिंग में एक पेबल डाला, और 12 का एक्सपेंस P&L का इसने निकाल लिया। ऐसे इसने रेंट के बारे में पूछा, 16 रुपये, ये साल का रेंट है? मैं कहा नहीं 1.5 साल का है। ओके, तो क्लोजिंग प्रीपेड रखा, ये सब कुछ इसने कर लिया, जो पहले किया इसने, ये पहले लिखा, ये पहले, वट एवर, काम इसने पूरा किया। अब इसका ट्रायल ऐसा है, इसका ट्रायल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रहा है 12, और पेएबल नजर आ रहा है 1, रेंट नजर आ रहा है 12, और प्रीपेड नजर आ रहा है 6। तो इसका ट्रायल एक्सपेंस शो कर रहा है, पेड नहीं शो कर रहा। निशानी क्या है? क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग प्रीपेड ट्रायल में ही आ रहा है, और अदर इंफॉर्मेशन फिर से चुप है। लेकिन अब वाली चुप कोई आम चुप नहीं है, अब वाली चुप तो चीख चीख कर कह रही है कि देखो एक्रूअल की एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो एक्सपेंस निकाला है उसने खुद, प्री पेमेंट पेएबल वगैरह, प्रीपेड पेएबल वगैरह ट्रायल में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ट्रायल आपको नहीं मिलता, वजह आपने यहाँ से उठाना है और रखना है, उठाना है और रखना है। इधर देखो, इधर देखो, कोई ऊपर कुछ नहीं किया आपने, आ गया क्या? एक्सपेंस आ गया, ठहरो, एक्सपेंस ये उठाई जा रहे हैं, एक्सपेंस P&L में जाएगा। ये सबसे पहला सवाल, जिंदगी का पहला सवाल, ये वैसे ही बन गया पहले वाले, एक्सपेंस P&L में जाएगा, फिर पेएबल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा, प्रीपेड बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आएगा। सुभान अल्लाह, ऐसा ट्रायल आपको मिलेगा भला क्या? लेकिन रूल तो याद करना था ना। ठीक है, तो ये जनाब 3 तरह के ट्रायल हैं ज़िंदगी में आपने कभी जो देखने हैं। ठीक है, तो पहले मेरे से समरी सुन लें, उसके बाद फिर उसूल जो पसंद आएगा वो लिख लेंगे। तो मेरा अब ये उसूल क्या बनेगा, ये ट्रायल के बारे में ना असल में बुनियाद बना रहा हूँ, ट्रायल के को पढ़ना सिखाना था ना सवाल के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी 2-4 बातें करके ही शुरू करें। तो जिस ट्रायल के अंदर अब वो पहला गया, वो आपके लिए नहीं है, वो तो इधर से ये मसला यहाँ पे, तो ये मैं असूल इसके बारे में लिखवाऊंगा बस, कि जिस ट्रायल के अंदर, जिस ट्रायल के नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट गिवन हो, उस ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर नज़र आ रही होती है, उस ट्रायल में एक्सपेंस, सॉरी उस ट्रायल में पेड की फिगर नज़र आ रही होती है, और एक्सपेंस आपने खुद निकालना है। और जिस ट्रायल के नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट ना हो, और ट्रायल में ही क्लोजिंग एक्रूअल प्रीपेड नज़र आ रहे हों, तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर क्या होती है?
एक्सपेंस की आपने फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। ठीक है, इसका रूल लिखो। अब लिखो, कुछ इस तरह का लिखवाने की कोशिश करता हूँ। भाई कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? हाँ, 1 घंटा 10 मिनट की हो तो फिर मुझे बता देना, फिर हम ब्रेक करेंगे 10 मिनट की। क्या वो अभी नहीं ज़रूरत, ब्रेक में मिटा देंगे जी। देखें, जिस ट्रायल के नीचे अदर इंफॉर्मेशन में, जिस ट्रायल के नीचे अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट गिवन हो, जिस ट्रायल के नीचे अदर इंफॉर्मेशन में, जिस ट्रायल के नीचे अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट गिवन हो, एक्रूअल के एडजस्टमेंट्स गिवन हो, ऐसे ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी होती है। ऐसे ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी होती है। और एक्सपेंस हम खुद निकालते हैं। दोबारा, जिस ट्रायल के नीचे इन्फॉर्मेशन में एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट पड़ी हो, उस ट्रायल में पेड की फिगर होती है और एक्सपेंस हम खुद निकालते हैं। ठीक है जी। अब ये वो ट्रायल है जिसके बारे में आपके साज़ा कराम बचपन से आपको सिखाते आए, और सही सिखाते आए, क्योंकि यही ट्रायल आपको आता था ना। ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ट्रायल आपके सामने आ गया, आप तो मारे गए ना। क्या ख्याल है? तो अब नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात लिखें आगे। और जिस ट्रायल में, ये लिखें, मैं पहले में वाली बात लिखवाऊंगा। और जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स नजर आ रहे हों, अब प्रीपेड है, पेबल है, अनअर्न्ड है, एडवांस, वो जो भी है, ठीक है ना, एक्रूअल मैंने पूरा। और जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स नजर आ रहे हों और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट ना हो, और जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स नजर आ रहे हों और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल्स की कोई एडजस्टमेंट ना हो, तो ऐसे ट्रायल में, लिखना ऐसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे ट्रायल में, ये कैसे लिखोगे? ऐसे ट्रायल बोला, तो ऐसे ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर नजर आ रही होती है। तो ऐसे ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर नजर आ रही होती है। और हम बस उसे उठाकर पीएनएल में ले जाते, और हम बस उसे उठाकर पीएनएल में ले जाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक मसला हो सकता है, ये देखो, ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स भी आ रहे हैं, तो है तो फिगर ये एक्सपेंस की, लेकिन एक अभी भी यब पड़ सकती है यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। वो ये भी तो कह सकता है कि एक्रूअल गलती से कम या ज़्यादा बुक हुए हैं, तो क्लोजिंग एक्रूअल यहाँ पड़ा हो सकता है, गलती भी तो हो सकती है, तो रेक्टिफिकेशन तो फिर भी करनी पड़ सकती है ना। मिसाल के तौर पर वो ये कह सकता है कि क्लोजिंग पेएबल जनाब 1 रुपये से रिकॉर्ड है तो 1.5 बनता था, तो कोई बात नहीं, 0.5 इधर बढ़ा लेना, इधर बढ़ा लेना, लेकिन गलती होगी। वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पेड की फिगर पड़ा एक्सपेंस ही था, गलत हो सकता है। एक्रूअल पड़ा एक्रूअल ही है पर गलत हो सकता है, गलती के चांसेस तो हैं ही। ठीक है, तो असूल बहरहाल क्या बना कि जिस ट्रायल के नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूअल के एडजस्टमेंट देगा, उस ट्रायल में क्या नजर आएगा? पेड की फिगर। रेफरेंस में लिख लो यूहुरा वाला सवाल, वो आई थिंक करेक्शन ऑफ एरर में था या पता नहीं आइस 23 में था, कहीं पे था सही, जहाँ पे एक्रूअल पड़ा हुआ है, रेफरेंस में लिख लो यूहुरा वाला सवाल। ठीक है, और जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स पड़े हों और अदर इंफॉर्मेशन में
एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट ना हो, उस ट्रायल में आपको एक्सपेंस की फिगर नज़र आएगी, बस उठाकर लिख लेनी है। इसके रेफरेंस में मे भी मैं देखता हूँ जाके चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाला सवाल बन ही जाए, अगर बन जाए तो वो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रायल आपके लिए नहीं है, इसको मैं टाइप 0 करना चाहिए था, इसको टाइप 0 करना चाहिए था। खैर चलें, अब तो हो गया। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, ये कोई ट्रायल होता है आपका। खैर होने को हो भी सकता है। तो बहरहाल वो परला ट्रायल है ना, तो उसके बारे में लिखना तो लिख लो, उसके नीचे लिखना तो लिख लो कि जिस ट्रायल के अंदर कोई क्लोजिंग एक्रूअल्स भी ना हो और अदर इन्फॉर्मेशन भी चुप हो, तो ट्रायल वाली फिगर ही एक्सपेंस भी है और पेड भी। अच्छा है, चलो लिख लो, चलो लिख लो, टाइप 1 के बारे में लिख लो। और जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स भी ना हो, और जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स भी ना हो और अदर इंफॉर्मेशन में भी एक्रूअल की एडजस्टमेंट ना हो, ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। जिस ट्रायल में ना तो क्लोजिंग एक्रूअल हो, बल्कि नहीं ऐसे नहीं, जिस ट्रायल में क्लोजिंग एक्रूअल्स भी ना हो और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट भी ना हो, तो ऐसे ट्रायल में जो फिगर नजर आती है वही एक्सपेंस है और वही पेड। ऐसे ही मैंने लिखवा दिया वो, ठीक है। तो ऐसे ट्रायल में क्या लिखवाया था, ऐसे ट्रायल में जो फिगर नजर आएगी वही एक्सपेंस भी है और पेड भी। चलो जी, खबरनामा खत्म हुआ। कल ले लेनी सी। अगेन जी, अगर एक बात मैं करना चाहूँ तो वो ये होगी कि आपके सामने ये कहानी कोई नहीं होती, तभी तो आपको ये असूल लिखवाए हैं। आपको ना मैं ट्रायल पढ़ना सिखा रहा हूँ, आपको ट्रायल का खौफ आपके दिलों से, ओहो ट्रायल भी कटिया गया जी, जिसका खौफ निकालने गए थे वही कटिया गया। तो ये जो कहानी होती है ना, ये जो कहानी आपके सामने, ये आपके सामने नहीं होती असल में, आपके सामने सीधा ट्रायल होता है, तभी तो असूल ट्रायल के बारे में बनाए हम, ठीक है। तो ये ट्रायल का डर जो होता है ना बेटा, ये इंट्रो में आपको ख़त्म करना चाहिए। असल में फाइनल अकाउंट्स बच्चे चॉइस में छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे यही समझ नहीं आ रही होती ट्रायल के अंदर ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, पता नहीं क्या करके आते हैं। तो ये फिर आधा पौना घंटा ऐसे ही लग रहा है आज। ठीक है जी। अच्छा, मैं तो कहता हूँ लाहौर कलंदर में फड़का ही दो, आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ मैंने, देखो ये चेक करो, ये क्या लिखा, क्या हुआ, कोई बच्चे बता दे क्या लिखा हुआ है। CBQ क्या होता है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। किसने बोला? ये मेरा दोस्त। इनाम चाहिए? अगर ना निकला फिर यार एक नया नोट 100 रुपये का लेके आओ भाई, कहो यार नदीम को नवा नकोर नोट। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है जी, हमारे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 10 लाहौर कलंदर। भाई कह दो उसको जल्दी से लेके आए, अभी के अभी। क्लास में ब्रेक नहीं होगी जब तक कि इसको पैसे नहीं मिलेंगे। नवा नोट ना लगे तो फिर मेरे को पढ़ा नहीं लेना, बराबर ही होंगे ना वैसे तो जी। चलो जरा ऐसे जरा प्राइज मनी तो असर नवा नवी जगह लगता है जी। जी बच्चों, पेज 379 ओपन करो। आई थिंक ये वो आपका करेक्शन ऑफ एरर वाला चैप्टर था जिसके साथ ये था, मैंने ओपन करके देखा तो था। ये भी मैंने आपको कहा था करवाऊंगा, और फिर करवा तो रहा हूँ। अब ये न कहो के करवाऊंगा कहा था, और करवा ही रहा हूँ। नॉर्मल क्लास है हमारी, मैंने कहा था इसको रिवीजन क्लास नहीं कहना। आपको लग रहा है ये रिवीजन क्लास है? आपको लग रहा है कि ये रिवीजन क्लास है? नहीं, लेकिन रिवीजन भी हो रही है। तो हमारी रिवीजन तो ऐसे ही होती है, ये रिवीजन भी हो जाती है और रिवीजन नहीं भी होती। मतलब वो रिवीजन नहीं होती लेकिन रिवीजन हो जाती है। गैप एनालिसिस मैं इसको कहता हूँ, ज़रा तसल्ली हो जाती है। एक बार बैठ के मैं सारी किताब देख लेता हूँ, ठीक है,
भाई कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? 1 घंटा। उसे कहो हमारी ब्रेक रुकी हुई है, जल्दी से 100 रुपये लेके आओ। अच्छा, पास जनरल एंट्रीज ऑफ लाहौर कलंदर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव डेटा यूजिंग परपेचुअल सिस्टम। और मैंने कहा चलो ये भी कर ही लें। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई 2023। ले आओ भाई, ले आओ इधर, ले आओ इधर, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, और बस ब्रेक लगाओ। आपने मैचिंग कपड़ों के साथ ना 100 रुपये एक्सचेंज कर लो मैचिंग वाले भाई के साथ। अब आप कहेंगे ब्रेक कर लें। 1 घंटा 5 मिनट हुए ना, 1 घंटा 10 मिनट हैं। हाँ तो 1 घंटा और ये 11:10 पे हम ब्रेक करेंगे, अभी 6 मिनट रहते हैं उसमें से, ठीक है, हम तो ऐसे चलते हैं। अच्छा जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹48। परचेजेज ड्यूरिंग द मंथ आर 8 जुलाई को 278 की। गुड्स कॉस्टिंग 30 वर रिटर्न ऑन 19 जुलाई। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ अलॉन्ग विद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एज फॉलो 17 जुलाई पर। ये एक ट्रांजैक्शन है और उसमें मैंने चीज़ें पूरी की हुई हैं, छोड़ना कुछ नहीं था। कोशिश ये की थी इस सवाल को जब मैंने बनाया था, ठीक है ना, ताकि हर चीज़ आ जाए और सिंपल से सिंपल रहे, काम पूरा हो जाए। गुड्स कॉस्टिंग 46 वर सोल्ड फॉर 60। गुड्स कॉस्टिंग 46 यानी कि इन सेल्स में से जो 60 रुपये की सेल थी वापस आ गई, और कॉस्ट थी उनकी 46 थी 204 में से, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 15 वर विदड्रॉन बाय ओनर्स, राणा साहब ले गए गुड्स, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज़। सेम एंट्री, अच्छा ये साथ बताना है मैंने आपको, इज़ मेड फॉर, ये वैसे बताया भी हुआ, एडवर्टीजमेंट सैम्पल्स एक ही बात, एडवर्टीजमेंट सैम्पल्स, गुड्स यूज इन रिपेयर, गुड्स यूज एज फिक्स एसेट, ये बताया भी हुआ क्लास के अंदर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92 है बिफोर चार्जिंग नॉर्मल लॉस या NRV लॉस, जो मर्जी कहें, सेम एंट्री होती है। और आग भी लगी है, 31 रुपये का हमारा स्टॉक जल गया और इंश्योरेंस भी हमने कोई नहीं करवाई हुई, ठीक है। ये लॉस इधर आ गए हैं, चलो खैर। तो जनरल एंट्रीज पास करनी है और दोनों सिस्टम्स के तहत करनी है, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद करते हैं, बंद करने इस पार्ट को।